गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके हिंदी व्याकरण आओ व्याकरण सीखे का पाठ पढ़ेंगे समास। समास क्या है बच्चों? देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के पारस्परिक संयोग से शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। देखिए एक बार फिर से, दो या दो से अधिक, दो शब्द हो या दो से ज़्यादा शब्द हो, उनके पारस्परिक संयोग, उनके मिलाने से, शब्दों के मिलने से नया शब्द बन जाता है। जब नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। तब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं, नए शब्द का निर्माण होता है, वो प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे सोने का कमरा, सोने का कमरा, जिस कमरे में सोते हैं उसे क्या बोलते हैं? शयन कक्ष। यहाँ देखिए दो से अधिक, एक दो तीन, तीन शब्द हैं यहाँ पे, इन्हें मिलाया हमने तो क्या बन गया? एक शब्द बना शयन कक्ष। ये हो गया समास के, हमने दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाया, एक नया शब्द बनाया। ये होता है हमारा समास। और इसी को विग्रह, समास का विग्रह भी करते हैं। देखिए कैसे करते हैं समास विग्रह? समासिक पद को तोड़ने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जो समासिक पद होता है, जैसे हमने यही पद लिया, ये हमने जब जोड़ा है तो समास बन गया। अब इस समासिक पद को जब हम तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास विग्रह। जैसे देखिए राजकुंवर, ये एक समासिक पद है, नया पद बना है अलग अलग शब्दों को मिलाने से। जब हम इसे तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? राजा का कुंवर। तो ये जो प्रक्रिया हो गई इस पद को तोड़ने की, ये हो गई समास विग्रह। देखिए राजकुंवर है शब्द हमारा, और जब हमने इसको तोड़ा है, विग्रह किया, ये हो गया राजा का कुंवर। इसमें से तीन शब्द निकल कर आ गए, तो ये होता है बच्चों समास। समास के भेद, तो बच्चों समास के 6 भेद होते हैं। देखिए अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि। ये समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु और बहुव्रीहि, ये हैं 6 भेद। समास का पहला भेद देखिए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होते हैं बच्चों? जिस समास में प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद यानी कि पहला, प्रथम का अर्थ होता है पहला, पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो, प्रधान का मतलब मुख्य, इम्पॉर्टेंट, मुख्य हो तथा अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं बच्चों? अव्यय वो शब्द होते हैं, शब्द के अंश होते हैं जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हम, जिन्हें तोड़ नहीं सकते। अगर हम उन्हें तोड़ देंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो अव्यय वो होते हैं जिनको तोड़ा ना जा सके। तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, देखिए एक समास पद लिखा मैंने यहाँ पे, समस्त पद प्रतिदिन। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बनता है ये प्रत्येक दिन। तो ये जो प्रति है, प्रति इसमें अव्यय है, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो इसका कोई अलग से अर्थ नहीं बनेगा। इनके स्वयं के भी कोई अर्थ नहीं होते हैं, अलग होते हैं बिल्कुल, तो इनको खंडित नहीं कर सकते। ये तो इनके पहचान क्या है अव्ययी भाव की, कि इसमें प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है, प्रधान होता है। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेमन, बिना मन के, आजन, जन्म भर, ठीक है, ये होता है अव्ययी भाव समास। अब हम पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे थे अभी समास के भेद। समास के भेद में हमने अव्ययी भाव पढ़ा, अब हम दूसरा भेद पढ़ेंगे समास का, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें प्रथम पद गौण तथा अंतिम पद प्रधान होता है। गौण का अर्थ हो गया कि प्रथम पद की उतनी महत्ता नहीं होती, और जो अंतिम पद होता है यानी बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। पूर्व पद के कारक का लोप करके दोनों पदों को मिला दिया जाता है। पूर्व पद में जो कारक चिन्ह होता है बच्चों, कारक हमने पढ़े हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, इनके चिन्ह होते हैं जो ये होते हैं, तो उनका जो होता है उन चिन्हों का लोप हो जाता है। उन चिन्हों का लोप करके दोनों पदों को मिलाते हैं, फिर नया पद बनता है। देखिए इसको, इस परिभाषा को उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे समस्त पद बना है हमारा विद्यालय, तो ये समस्त पद कैसे बना? विद्या का आलय, विद्या का, देखिए का लगा हुआ है, विद्या के साथ का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं ना कारक चिन्ह होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान, इस तरह से ये का भी कारक चिन्ह है। तो ये विद्या का आलय, अभी जैसे मैंने बताया पूर्व पद के कारक का लोप करके, तो पूर्व पद का कारक कौन सा है? का, इसको हमने छुपा दिया, हटा दिया, तो जब इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना? विद्यालय। ये होता है हमारा तत्पुरुष समास, इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अब तत्पुरुष समास के भी बच्चों हमारे 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये हैं हमारे 6 भेद तत्पुरुष समास के। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का पहला भेद, कर्म तत्पुरुष।
पुरुष समास के भेद हम पढ़ेंगे। पहला होता है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है, क्योंकि कर्म का पहचान कारक चिन्ह है को, तो इसमें को का लोप होता है, यानी कि को हटा दिया जाता है, मिला दिया जाता है। देखिए जैसे गगनचुंबी, हमारा एक समस्त पद है गगनचुंबी। जब हमने विग्रह किया गगन को चूमने वाला, अगर ये हमारे पास 4 शब्द हैं, गगन को चूमने वाला, और यहाँ पर को आ रहा है, हमें इसका समास करना है, तो कैसे करेंगे? को हम हटा देंगे, गगन को चूमने वाला अर्थात गगनचुंबी। ऐसे ही देखिए मेरे पास शब्द है जेब को कतरने वाला। अब हमें इसका समास करना है, यानी कि इन चारों शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाना है, तो कैसे करेंगे? को का लोप कर देंगे। जेब को कतरने वाला कौन हो गया? जेब कतरा, ये बन गया जेब कतरा, यहाँ से को विभक्ति हट गई। ये है कर्म तत्पुरुष। दूसरा भेद है इसका कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में से या के द्वारा होता है, इसका पहचान चिन्ह विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, तो इसमें क्या होगा? से और के द्वारा का लोप होगा। जैसे अपने द्वारा लिखित, अब यहाँ से हम द्वारा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपने का अर्थ होता है स्व, तो स्व लिखित यानी कि स्वयं लिखा हुआ, अपने द्वारा लिखित। अगला है जन्म से अंधा। यहाँ देखिए से विभक्ति का से जो कारक चिन्ह है इसको हम हटाएंगे तो क्या होगा? जन्मांध, जन्म से अंधा यानी कि जन्मांध। यहाँ पे देखिए से, बच्चों एक चीज़ ध्यान रखेंगे, से जो है ये कर्ण तत्पुरुष में जो आता है, कर्ण में, इसमें से का अर्थ जो होता है साधन के रूप में होता है। यही से आता है हमारा अपादान में, तो वहाँ पे होता है वो अलग होने के भाव में, ये हो गया साधन के रूप में, यानी कि जन्म से, वो जन्म से ही अंधा है। अंधा कैसे है? जन्म से ही है। अपने द्वारा लिखित, ये हो गया हमारा स्वलिखित और जन्मांध कर्ण तत्पुरुष। अगला देखिए भेद इसका तत्पुरुष समास का, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है? के लिए इसका कारक चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, तो यहाँ पर के लिए का लोप होगा। जैसे देश के लिए भक्ति, अगर हम यहाँ से के लिए हटाते हैं तो क्या बनता है हमारा? देशभक्ति। आगे देखिए रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, यहाँ से हम के लिए हटाते हैं तो क्या बनता है हमारा? रसोई घर। तो ये है हमारे तत्पुरुष समास के 3 भेद। आगे के हम 3 भेद और पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का अगला भेद है अपादान तत्पुरुष समास। देखिए इसमें से कारक चिन्ह का लोप होता है, से यानी कि अलग होने के भाव में। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे धन से हीन, धन से हीन, जब यहाँ से अलग होने के भाव में, धन से हीन यानी कि उसके पास धन नहीं है, धन से वो अलग हो गया, तो जब हम इसे मिलाते हैं, समास करते हैं, तो क्या बनता है समस्त पद? धनहीन। प्रदूषण से रहित, प्रदूषण से रहित यानी कि प्रदूषण रहित, कि वहाँ पर प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण से वो बिल्कुल रहित है। अगला भेद है इसका संबंध तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह होते हैं का, के, की। देश का भक्त, देखिए संबंध तत्पुरुष समास में यानी कि संबंध का पता चलता है इनसे, इसमें का, के, की के का लोप होगा। देश का भक्त, देशभक्त। भक्त किसका है? देश का। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, तो यहाँ पे आपने देखा काके की का लोप हो रहा है। अगला भेद है तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है में और पर, इसका लोप यहाँ पर होगा में और पर का। जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार, सिर में दर्द, सिर दर्द, ये होते हैं हमारा तत्पुरुष समास। आगे हम पढ़ते हैं इसमें तत्पुरुष समास का अगला भेद। समास का अगला भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखिए क्या होता है, इस समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद यानी कि पहला पद, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, और पूर्व पद विशेषण मैंने अभी बताया आपको। पूर्व पद विशेषण, विशेषण क्या होता है बच्चों? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, तो विशेषण हुए तो वो हो गया पूर्व पद। पूर्व पद क्या होगा? विशेषता बताएगा। उत्तर पद हो गया विशेष्य, यानी कि बाद वाला पद। विशेष्य क्या होते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, तो ये हमारे होते हैं विशेषण और विशेष्य। तो हमें कर्मधारय समास में ऐसे ही शब्द मिलेंगे विशेषण और विशेष्य वाले। जैसे देखिए पीला है जो अंबर, अंबर कैसा है? पीला है। अंबर क्या है? संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है? पीला रंग, कि अंबर कैसा है? पीला है। इसमें ये हो गया हमारा विशेषण, ये हो गया हमारा, ये हो गया विशेष्य, ये हो गया हमारा विशेषण। जैसे पीतांबर, पीत यानी कि पीला, अंबर यानी कि यह है वस्त्र। कैसा है वस्त्र? वो अंबर, वस्त्र का पर्यायवाची होता है। अंबर कैसा है? पीले रंग का है। वस्त्र कैसा है? पीला है। तो अंबर यहाँ पे हमारा विशेष्य हुआ और विशेषण हुआ पीला। तो पूर्व पद देखिए
विशेषण और उत्तर पद हमारा विशेष्य। अगला देखिए कमल नयन, विशेषण क्या है कमल, नयन क्या है विशेष्य। कैसे, कमल के समान नयन, नयन की विशेषता बताई गई, नयन कैसे हैं कमल के समान। तो ये विशेषण हो गया और ये हमारा हो गया विशेष्य। ये हमारा कर्मधारय समास है। अगला है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए क्या होता है बच्चों, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा इनमें जो योजक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है। योजक चिन्ह होता है इनको जोड़ने वाला, जो दो पद होते हैं इनको एक चिन्ह जोड़ता है, जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह नहीं बोलते हैं, जो दो पदों को या वाक्यों को उपवाक्यों को जोड़ते हैं वो योजक चिन्ह होते हैं। तो योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, दोनों पद प्रधान होते हैं और जब हम इनका समास बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं तो योजक चिन्ह का लोप होता है। जैसे रामकृष्ण, देखिए रामकृष्ण ये हमारा समास बना हुआ है, समस्त पद है, जब हम इसका विग्रह करते हैं राम और कृष्ण, ये है योजक चिन्ह। ये देखिए दो पदों को जोड़ रहा है राम और कृष्ण, तो और हमारा योजक चिन्ह है। जब हम इसका समास बनाते हैं तो इसका लोप हो जाता है, यानी कि छिप जाता है। सुख और दुख, ऐसे ही सुख दुख, ये देखिए बच्चों इसमें ये हाइफन भी लगता है और ये है आपका द्वंद्व समास। द्विगु समास, द्विगु समास में देखिए क्या होता है, इस समास का प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची, संख्या यानी कि गिनती, काउंटिंग। जैसे देखिए अष्टकोण, प्रथम पद यानी कि पहला पद, ये दूसरा पद, प्रथम अष्टकोण, अष्ट का अर्थ होता है 8, तो 8 कोण, इस समास का प्रथम पद संख्यावाची, यहाँ पे काउंटिंग आ रही है अष्टकोण यानी कि 8 कोण, तो ये हो गया द्विगु समास हमारा। अगला देखिए अठन्नी, यहाँ भी देखिए गिनती आ रही है, अठन्नी यानी कि 8 आनों का समूह। जब हम इसका विग्रह करके देखते हैं 8 आनों का समूह, तो ये भी हमारा होगा द्विगु समास, क्योंकि यहाँ पर गिनती आ रही है, संख्या आ रही है। सप्ताह, सप्ताह का हम विग्रह करते हैं, सप्ताह क्या होता है 7 दिनों का समूह, तो यहाँ भी गिनती आ रही है, ये हो गया हमारा द्विगु समास। इसका हमारा अगला और आखिरी भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है, जब हम समास को विग्रह करके देखते हैं, उस विग्रह करने पर कोई और पद निकल के आता है, कोई और नाम आता है, तो वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। देखिए कैसे, यहाँ लिखा है दशानन। अब बच्चों आपको ये मैं अभी समझाती हूँ, चलिए देखिए दशानन 10 मुख वाला, दशानन का अर्थ होता है 10 मतलब 10, आनन का अर्थ होता है मुख, 10 मुख वाला। अब 10 मुख वाला हमने इसका विग्रह कर दिया, तो इससे क्या समझ आ रहा है आपको, 10 मुख किसके थे बच्चों, रावण के। तो आपने देखा कि जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो एक नया शब्द निकल कर आता है, नया पद आता है, वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर यहाँ पे समास पद लिखा है, समस्त पद, और मैंने इसका विग्रह किया तो क्या हो गया, ये चक्र को धारण करने वाला। और जब चक्र को धारण करने वाला से नया पद क्या निकल कर आया, चक्र कौन धारण करता है, विष्णु जी, विष्णु जी चक्र धारण करते हैं, ये नया शब्द निकल कर आया। तो बच्चों जहाँ पर समस्त पद का विग्रह करने पर नया शब्द बाहर आता है वो होता है हमारा बहुव्रीहि समास। यहाँ पर आपको बच्चों थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, हो सकता है कि आप कहेंगे कि यहाँ भी संख्या है मैम अष्ट आ रहा है और यहाँ भी संख्या है 10, लेकिन यहाँ क्या फ़र्क है, यहाँ पर अष्टकोण अगर आ रहा है इसका अर्थ है 8 कोण। अगर मैं 8 कोण का अष्टकोण का विग्रह में करती हूँ, यहाँ पे 8 कोण आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या है, कोई नया पद नहीं आ रहा है, तो वो हो गया हमारा द्विगु समास। लेकिन बहुव्रीहि समास में कई ऐसे आ जाएंगे जिनसे गिनती भी आ रही हो जिनमें, लेकिन उनके बाद उनका विग्रह करने पर नया पद आता है। तो ये होता है बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में फ़र्क। बच्चों मैंने आपको समास समझाए हैं और मुझे उम्मीद है अगर आप वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको समास बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अभी भी उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।